वही रहस्यमय मानवीय आंखें जो मैंने पहली बार अपने कमरे में देखी थीं। वह चमगादड़ थे जिन्होंने यहाँ मेरा स्वागत किया। मैं इस चमगादड़ को कुछ डरावनी आंखों से देख रहा था कि अचानक वह खिड़की से अंदर घुसी। मैं घबरा गया और बिस्तर से उठ गया। आज सफ़ेदी की जगह इस चमकदार की आंखें खून सी लाल हो गई थी। जैसे ही मैं उठा, उसने मुझ पर हमला किया और अगर मैं जल्दी से अपना चेहरा ढकने के लिए नहीं झुकता तो उसके खूनी पंजे मेरे चेहरे को चीर देते। उसने मेरे सिर पर वार किया था। भले ही मेरे बाल काफ़ी घने थे, लेकिन उसके खून के प्यासे लंबे नाखून मेरी खोपड़ी में जलन पैदा कर रहे थे। वह अपने पंखों के फड़फड़ाने के साथ उड़ गई, लेकिन दीवार से टकराने के बजाय वह पीछे की ओर झुकी और एक बार फिर मुझ पर कूद पड़ी। इस बार मेरे नाइट सूट की बाजू कंधे पर फटी हुई थी और उसके नीचे मांस पर पंजों के निशान भी बने हुए थे। मेरे गले से चीख निकली और मैं बिस्तर पर गिर पड़ा। खून के प्यासे चमगादड़ लगातार मुझ पर हमला कर रहे थे। वह जमीन के बहुत करीब उठ जाती और ऐसा लगता जैसे वह मुझे फाड़ देना चाहती हो। मैं डर गया था और किसी ऐसी चीज़ की तलाश कर रहा था जो इस खूनी आपदा से निपटने में मेरी मदद करे। और दीवार पर टंगी एक सजावटी तलवार के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता था। पास में एक ढाल भी थी। इन चीज़ों का उपयोग सजावट के लिए किया जाता है, लेकिन तलवार तब भी तांबे या स्टील की बनी होती थी। मैंने उस खूनी चमगादड़ के हमले से भी खुद को बचाया जो उसने मुझ पर झपट्टा मारा, और उसके बाद मैं जल्दी से अपने स्थान से उठा और उस तलवार को खींच लिया। ये बहुत तेज और मजबूत तलवार थी। उस खूनी चमगादड़ को शायद मेरी हरकत का अंदाजा नहीं था, इसलिए एक बार फिर वह मुझ पर झपट पड़ी। मैंने तलवार घुमाई, लेकिन चमगादड़ का दुर्भाग्य था कि वह तलवार की धार पर जा गिरा और तलवार उसकी गर्दन पर जा गिरी, और चमगादड़ की गर्दन जाते ही मुझे एक तेज आवाज़ सुनाई दी। मैं डर के मारे दीवार से टिक गया। बल्ला जमीन पर पड़ा हुआ था, खून उगल रहा था और उसकी गर्दन चारों ओर उछल रही थी। हर जगह खून बिखरा हुआ था। मैं दीवार के खिलाफ झुक गया, अपनी सांस पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक मैंने एक और दृश्य देखा। चमगादड़ का शरीर फैल रहा था, उसके हाथ पैर शेक बन रहे थे और हाथ पैरों की लंबाई बढ़ रही थी। मैंने ये दृश्य देखा, मेरे होश उड़ रहे थे। चमगादड़ का शरीर पहले बिल्ली के आकार का बना, फिर वह और बड़ा होता गया। ये सब मुझे एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। जैसे ही मैंने देखा कि चमगादड़ का शरीर मनुष्य का रूप धारण कर चुका है, तभी मेरी दृष्टि उसके शरीर के दूसरे भाग, उसकी कटी हुई खोपड़ी पर पड़ी और फिर से मेरी आंखों में अंधेरा छाने लगा। ये खोपड़ी भी आकार में बड़ी हो गई थी और उसने मानव रूप धारण कर लिया था। बिखरे बिखरे बाल और भद्दा चेहरा, और फिर मुझे उसे पहचानने में कोई परेशानी नहीं हुई। ये गुरनी था। गुरनी ने अपना मूल रूप धारण कर लिया था। उसका धड़ उसकी गर्दन से लगभग 4 फीट की दूरी पर पड़ा था और अब उसने पूरा शरीर धारण कर लिया था कि अचानक मैंने उसे उठकर बैठे देखा। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरे पास बहुत मजबूत नसें हैं और कुछ भी मुझे अपना होश नहीं खो सकता है। नहीं तो दिल की धड़कनें थामने के लिए ये खौफनाक मंजर ही काफ़ी था। गरनी उठ बैठी और उसके हाथ इधर उधर टटोल रहे थे जैसे वह कुछ ढूंढ रही हो। गर्दन उसके कंधों पर नहीं थी। फिर वह धीरे धीरे सरकने लगी। मुझ में इतना भी साहस नहीं था कि मैं अपने शरीर को हिला सकूं। गुरनी को शायद इस बात का अंदाजा था कि उसकी खोपड़ी कहाँ पड़ी है। वह आगे बढ़ी और अपनी खोपड़ी उठाई और अपने कंधों पर ठीक उसी जगह रख दी जहाँ उसे काटा गया था। ऐसा करने के बाद वह कुछ देर बैठी और झूमती रही और फिर दोबारा जमीन पर लेट गई। मेरा आतंक अपने चरम पर था। मैं पागलों की तरह खुली आंखों और मुंह से गौनी को देख रहा था और सोच रहा था कि उसके शरीर की नई हरकत क्या है। 2-3 मिनट तक मैं उसे देखता रहा, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में सांस ही नहीं चल रही हो। गुरनी एक रहस्यमय प्राणी था। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था कि यह जीव कैसे सांस लेता है और क्या करता है। तो मैं चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा। तब मुझे लगा जैसे उसमें जान ही नहीं बची। मेरे मन में एक विचार आया, मिर्गी है तो अब क्या होगा। वैसे तो जिस तरह से उसकी गर्दन काटकर चली गई, उसके बाद किसी भी आत्मा में जीवन का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुरनी क्या है।
गर्दन कट जाने के बावजूद वह अपनी कटी हुई गर्दन को अपने कंधों पर रखने में सफल रही थी। ऐसे प्राणी के बारे में क्या कहा जा सकता है कि वह जीवित था या नहीं। फिर भी मैंने हिम्मत की और आगे बढ़कर उनके पास घुटनों के बल बैठ गया। जब मैंने डर के मारे उसके शरीर को छूने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा हाथ बर्फ के टुकड़े से टकरा गया हो। शरीर ठंडा जरूर होता है, लेकिन उतना ठंडा नहीं जितना गुरनी का शरीर था। उसमें जीवन का कोई निशान नहीं बचा था। मेरा शरीर हिंसक रूप से हिल रहा था। ये सब बहुत अजीब था। थोड़ी देर के लिए मैंने अनुमान लगाया और फिर यकीन हो गया कि मैंने गुरनी को मार डाला है। फिर अचानक मेरा शरीर कांपने लगा। सुबह मेरे कमरे में कोई लाश मिल जाए तो बीती हुई इन घटनाओं पर कौन यकीन करेगा? कौन सोचेगा कि वह एक अमानवीय प्राणी है? जाहिर तौर पर सब कुछ इंसानों जैसा था। मेरा दिल और दिमाग काबू में नहीं था, इसलिए मैं बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और सोचने लगा कि आगे क्या करना है। तब मैंने सबसे पहले उस तलवार को साफ किया जिस पर खून लगा था। मैंने उसे उसके स्थान पर रखकर उसके हत्थे से अपने हाथ के निशान मिटाए और फिर गुरनी के शरीर को देखा। मेरे पास कार की चाबी थी। मेरे मन में विचार आया कि क्यों न गुरनी के शव को आसपास के इलाके में फेंक दिया जाए। यह उचित था, अन्यथा मेरे लिए सुबह उत्तर देना कठिन होता। मैंने गुरनी का शव उठाया। मेरे सामने एक और आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन हुआ। गुरनी जाहिर तौर पर काफी भारी भरकम थी, लेकिन उसका शरीर भारहीन था। इतना हल्का कि मुझे इसे ले जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। मैं धीरे धीरे होश में आया और सीढ़ियों से नीचे उतर आया। कैसर खान खुशी से सो रहा था। वह अपने कमरे में था और उसके कमरे का दरवाजा बंद था। मुझे कार की डिक्की खोलकर उसमें लाश रखने में कोई परेशानी नहीं हुई और इसके बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से आगे बढ़ गया। रास्तों का निर्धारण भी महत्वपूर्ण था क्योंकि गखर मेरे लिए बिल्कुल विदेशी और नई जगह थी, इसलिए मैं सुनसान रास्तों पर और रास्तों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता रहा। फिर मैंने एक ऐसी जगह देखी जहां मैं शव को ठिकाने लगा सकता था। ये बड़े बड़े और गहरे गड्ढे थे, इसलिए मैंने मौका देखकर डगी खोल दी और गुरनी की लाश को अपने कंधों पर उठाकर वहां से आगे बढ़ गया। मैंने ज्यादा दूरी तय नहीं की थी। सड़क से कुछ दूर जाने के बाद एक गड्ढा नजर आया जहां गुरनी की लाश को फेंका जा सकता था। मैंने उसे अपने कंधे से उतारकर नीचे गड्ढे में धकेल दिया और उसके बाद मैं एक क्षण वहीं खड़ा रहा और फिर पीछे मुड़ गया। मेरे अंदर क्या था ये सिर्फ मेरा दिल जानता है। मैं बुरी तरह कांप रहा था और होंठ सूख रहे थे। मेरी जीभ मेरे तालू से जुड़ी हुई थी। हालांकि इस ज्ञान के बावजूद मैंने कार को चालू किया और उसे याद किए गए मार्गों पर वापस कर दिया। मेरे दिमाग में क्या विचार आ रहे थे? कुछ अच्छे विचार भी थे। उदाहरण के लिए, गुरनी से पीछा छूट गया। हो सकता है कि अब वहां चीजें सुधर जाएं क्योंकि गुरनी के अलावा किसी के मन में मुझसे बदले की भावना नहीं थी। मैं अभी 5 मिनट पीछे मुड़ा ही था कि अचानक मुझे अपने पीछे एक बिल्ली के कराहने की आवाज सुनाई दी और मेरे हाथ असहाय होकर स्टीयरिंग व्हील पर कांपने लगे। बमुश्किल पूरी कार को संभालते हुए मैंने रियर व्यू मिरर पर नजर डाली और फिर यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी कि मेरा पैर सपाट हो गया। कार जोर से चीखती हुई सड़क पर जा गिरी और फिर रुक गई। मैंने जो देखा वह मेरे दिल को रोकने के लिए काफी था। वो गुरनी थी, लेकिन फिर नंगी गर्दन थी और उसकी कटी हुई गर्दन उसकी गोद में रखी हुई थी। जब कार रुकी तो उसने दोनों हाथों से हाथ बढ़ाकर अपनी गर्दन उसकी गोद से उठाए और वापस अपने कंधों के बीच रख दी। फिर दरवाजे का हैंडल खोला और कार से बाहर निकल गई। इसी दौरान उसकी कर्कश आवाज निकली, आपने अपना जीवन बहुत छोटा कर लिया है। मेरे लिए इंतजार, यह कहकर वह आगे बढ़ी और सड़क पर चली गई।